हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज जिनेडू लेकर के आया है आपके लिए 20 जुलाई के जेई मेंस का जो फर्स्ट पेपर था उसका सॉल्यूशन। तो हमारे एक्सपर्ट्स आपको हर एक सब्जेक्ट में गाइड करेंगे। मैं शमीम रहमत आपको मैथ्स में गाइड करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस हमारे पास जो इस बार मेंस के थे वो काफी इजी थे और बेसिक कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करके आप उनको सॉल्व कर सकते थे। तो आप देखो, जो आपका फर्स्ट प्रॉब्लम है, tan इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस साइन इनवर्स, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, मल्टीप्लाई कर लो आप, इक्वल टू पाई बाय 4। जैसे ही आप डोमेन की कंडीशन अप्लाई करोगे आपको समझ आ जाएगा कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो आप क्या करोगे, रूट लगा है मतलब कि रूट के अंदर की जो क्वांटिटी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगी, इसे आप बोलोगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो जैसे ही आप इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे, जो tan इनवर्स के अंदर का टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, वो क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। तो tan इनवर्स में अगर आपका जो रेशियो है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि जो आपके tan इनवर्स की वैल्यू होगी, tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाय 4 हो जाएगी। और आपका जो साइन इनवर्स है, यहाँ पे रूट भी लगा लो आप, रूट भी लगाओगे तो 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू पे रूट भी 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही आपको मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे आपको जो साइन इनवर्स का टर्म है, ये आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिल जाएगा। अब अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाय 4, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो दोनों का सम तो ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाय 4 हो जाएगा ऑब्वियसली। हम चाहते हैं इक्वल टू पाई बाय 4। तो इक्वल टू पाई बाय 4 के लिए अब एक ही पॉसिबिलिटी बच रही है, क्या कि आप इसको 0 करो। जैसे आप इक्वल टू 0 करोगे तो ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो आपको करना ये है कि आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को इक्वल टू 0 कर दो। 0 नहीं करा अगर, तो ये ग्रेटर देन पाई बाय 4 हो जाएगा, तो पाई बाय 4 के इक्वल नहीं हो पाएगा। तो कितने सॉल्यूशन होंगे, तो कितनी बार आप इसे कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को 0, एक्स की कितनी वैल्यूज के लिए। तो सिंपल है, अब तो एक्स इंटू एक्स प्लस वन लिख लो आप फैक्टर के फॉर्म में। तो एक्स या तो 0 होगा या तो -1 होगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितने हो जाएंगे, 2। एक्स या तो हम 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था ये। चलिए अब देखते हैं, हमारे पास सेकेंड प्रॉब्लम में दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है और सिंपली कह रहा है कि उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 9 के इक्वल है। तो अल्फा क्या होगा, एक जगह उन्होंने अननोन डाल दिया है कहीं पे अल्फा। तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक लाइन हो R1 जो हमें है A1 प्लस लैम्डा B1, सपोज करो एक लाइन ये गिवन है, दूसरी लाइन आपको गिवन है R2 A2 प्लस म्यू टाइम्स B2। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आप याद करो क्या था, कि जो लाइंस जिन पॉइंट से जाता था उनको ज्वाइन करके एक वेक्टर बनाएंगे और इनके जो पैरेलल वेक्टर है उनके क्रॉस प्रोडक्ट पे उस वेक्टर का प्रोजेक्शन ले लेंगे। मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हमारा होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो इक्वल होता है A1 माइनस A2, जो वेक्टर बनेगा इसका प्रोजेक्शन आप लोगे B1 क्रॉस B2 पे। तो प्रोजेक्शन में हम जानते हैं जब एक वेक्टर का दूसरे पे प्रोजेक्शन होता है तो दूसरे का हमें यूनिट वेक्टर लिखना होता है। यहां मॉड लगा देते हैं, जो कि डिस्टेंस की बात हो रही है, अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। सिंपल है ये। तो यहाँ पे देखो आप, ये आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, डिटरमिनेंट से एक्सप्रेस कर देंगे, जिसके 3 रोज इन 3 वेक्टर से हमको मिल जाएंगे। नीचे हमें कुछ नहीं करना है, क्रॉस प्रोडक्ट आई जे के से जैसे करते हैं बाद में मॉड ले लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको क्या गिवन है, 9। तो हम लिखेंगे 9 इज इक्वल टू मॉड ऑफ, तो ये मॉड में लगा रहा हूं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, लेकिन यहां पे देखो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, एक मॉड और लगा देता हूं। ठीक है, डबल लगा दिया, बाहर वाला है आपको बता रहा है
कि जो भी वैल्यू आए उसका मॉड लेके पॉजिटिव बना देना, क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही है। अब यहाँ पे आप रो क्या लोगे, a1 माइनस a2, जो वेक्टर्स आपके यहाँ पे गिवन है, तो क्या हो जाएगा, देखो a1 माइनस a2 कर लो। एक आपका a1 ये वेक्टर काम करेगा और एक आपका a2 ये वेक्टर काम करेगा, बस इनको माइनस करके वेक्टर बना लो। तो अल्फा प्लस 4, ठीक है। उसके बाद जे के साथ देख लो, जे तो नहीं है तो जे वाला 0 कर दो वहां पे, 2 माइनस 0, और यहाँ पे आपका 2 प्लस 1 हो जाएगा, 2 माइनस माइनस 1, तो ये आपका 3 हो गया। एक रो हमने बना दिया यहाँ पे। अब b1 b2 से दो और बना देते हैं, तो 1 माइनस 2 2, अगेन 3 माइनस 2 माइनस 2, ठीक है। चलो अब नीचे क्या करना है आपको, b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 में यही दो आने वाले हैं, ऊपर आप i j के ले लो, ये आप ले लो i j के 1 माइनस 2 2 3 माइनस 2 माइनस 2। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो नीचे है ना आपका, आप सॉल्व करोगे जब, तो ये जो मॉड है आपका ये 12 आ जाएगा, ये 12 ले लेना, और यहाँ पे जो अलजेब्रिक इक्वेशन मिलेगी उसे आप सिंपली 9 के इक्वेट करके आपका अल्फा आपको मिल जाएगा। अल्फा की वैल्यू आप देखो यहाँ पे क्या आपको मिलेगी, 6। एक निगेटिव वैल्यू भी मिलती है, उसे हम रिजेक्ट कर देंगे। तो बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको स्क्यू लाइंस के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी एप्लीकेशन पार्ट बहुत इजी है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है, इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा हैं तो हमें ये अल्फा की पावर 96 समथिंग की वैल्यू हमें चाहिए। तो पहले निकालते हैं अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आती है, क्योंकि सम और प्रोडक्ट का यहाँ पे कुछ यूज हमें दिख नहीं रहा कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालें। तो चलिए इसका रूट निकालते हैं। तो एक काम करते हैं, आपको एक चीज मैं शो करता हूं। आप एक काम करो, आप 3^1/4 को a ले लो, तो आप लिख लो इसे ax, तो ये √3 आपका a स्क्वायर हो जाएगा। मैंने क्या करा, मैंने a ले लिया है 3^1/4 को, तो ऑब्वियस सी बात है a स्क्वायर मेरा हो जाएगा 3^1/2। तो मेरी कुछ ऐसी इक्वेशन बन गई है, a की वैल्यू मैं लास्ट में पुट कर दूंगा ताकि यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आए। तो अब x की वैल्यू देखो क्या मिलेगी आपको, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac लगा दो अपॉन 2a लगा दो, a तो बनी है। तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, रूट के अंदर आप देखो -3a स्क्वायर आ रहा है, मतलब a√3 आयोटा हो जाएगा वो, तो आप लिख लो इसको -a प्लस माइनस a√3 आयोटा बाई 2। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप a कॉमन ले लो, फिर आपको समझ आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में वो करना क्या चाह रहा था। तो आप a कॉमन लेके लिख लो -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है काफी फेमस कॉम्प्लेक्स नंबर है, याद करो आप, ये क्या होता है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। जब प्लस लेते हो तो ओमेगा, और जब माइनस लेते हो तो ओमेगा स्क्वायर। मतलब कि जो आपका एक रूट अगर आप अल्फा लोगे तो उसको आप ले सकते हो -a ओमेगा। a की वैल्यू चलो पुट कर देते हैं, और जो आपकी दूसरी वैल्यू होगी अल्फा स्क्वायर, उसको आप माइनस में ले लो, फर्क नहीं पड़ता है, सिमेट्रिकल है अल्फा बीटा पे, किसी एक को अल्फा किसी एक को बीटा ले लो आप। तो ये क्या हो जाएगा, -3 अल्फा स्क्वायर। अब आप याद करो कि जो ओमेगा है आपका, इसकी पावर अगर 3 का मल्टीपल होती है तो वैल्यू 1 होती है, जहां के कोई भी इंटीजर है। सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर में भी यही होता है, ओमेगा स्क्वायर की पावर भी अगर 3 का मल्टीपल होती है तो वैल्यू हमें 1 मिलता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, 96 है, तो वो 3 का मल्टीपल। तो जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे अल्फा की, अल्फा रेस टू 96 की, तो अल्फा रेस टू 96 आपको क्या मिल जाएगा, देख लो आप। जब आप रेस टू 96 करोगे तो ओमेगा 96 1 हो जाएगा, और ये माइनस साइन भी खत्म हो जाएगा इवन पावर की वजह से, और सिंपली ये हो जाएगा 3 1/4 रेस टू 96 विच इज इक्वल टू 324। तो ये आपको मिल जाएगा 324।
वैसे ही आप यहां पे भी पुट कर दो, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 3 क्यूब -1। सेम वैल्यू आपको बीटा में भी आ जाएगी। हाँ, तो यहां पे आप जो है, ये हमारा ओमेगा स्क्वायर था, एक करेक्शन आप कर लो, ओमेगा स्क्वायर था ये। चलो, तो सेम वैल्यू मिल जाएगी, तो आप इंटू 2 कर लो, सिंपल है। अल्फा पुट करो या बीटा पुट करो, दोनों टर्म आपको सेम मिल रहे हैं। तो आपको क्या हो जाएगा, ये 324 इंटू 27 -1 26 इंटू 2, मतलब कि 52। 324 इंटू 52 आपका ए ऑप्शन आ गया। था ना सिंपल क्वेश्चन ये, बस आपको याद रखना था ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाय 2 के होती है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, ये बाइनोमियल का बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। ये दोनों 100-100 अगर होता तब तो आप एक बार में बोल देते आंसर क्या होगा, दोनों को कंबाइन कर देते, यहां भी कर लेते हैं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो आप क्या करो, आप लिखो 1 + x रेज टू 100, और ये जो 101 है इसे ब्रेक कर देते हैं। एक बार 100 कर देते हैं, एक बार 1 कर देते हैं, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके कॉमन पावर 100 कर दो, तो फॉर्मूला किसका दिख रहा है आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यही होता है ना, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बस आपका ये हो जाएगा 1 + x³ रेज टू 100 इंटू x² माइनस x प्लस 1। अब इसको आप 3 पार्ट में लिख लो, ये हो जाएगा x² 1 + x³ रेज टू 100 माइनस x 1 + x³ रेज टू 100 प्लस 1 + x³ रेज टू 100। अब देखो ये जो आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन है 1 + x³ रेज टू 100, यहां तो सिर्फ x³ के अलग अलग पावर्स होंगे, मतलब जितनी भी पावर्स यहां पे आपको मिलेगी वो 3 का मल्टीपल मिलेगी। तो आप देखो यहां पे कि ये जो नंबर है 256, क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 से आप डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, या तो आप ऐड करके देख लो, 3 से अगर डिविजिबल होगा तो सम 3 से डिविजिबल होगा। तो सम क्या आ रहा है, 6 2 8 5 13, एक जो है यहाँ पे रिमाइंडर ये आपको देने वाला है 3 से डिवाइड करने पे, मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो सारे नंबर 3 के मल्टीपल है, तो यहां से तो आपको x की पावर 256 नहीं मिलने वाली है। तो आप यहां पे देखो अगर, तो सिर्फ यही एक ऐसा टर्म है कि आपको यहां पे ब्रैकेट के अंदर से एक टर्म ऐसा होगा जिसमें x की पावर 255 होगी, जो कि ये 3 का मल्टीपल ही सिर्फ देगा। और बाहर आप देखो यहाँ पे एक x है अगर, तो वो टर्म जो होगा वो 256 बन सकता है। फर्स्ट वाले में तो वो आपको क्या हो जाएगा, x² अगर यहां होता तब तो वो 257 बन जाता, 256 नहीं बन पाता। तो आपको एक ही टर्म यहाँ पे जो मिडिल वाला है उससे आपको मिलेगा x की पावर 256, जब ब्रैकेट के अंदर आपको क्या मिलेगा, x की पावर 255। तो चलो एक्सपेंड करते हैं, मिडिल टर्म जो आपका है उसे देखते हैं। तो आप यहां पे देख लो, इसका मैं जनरल टर्म लिख रहा हूं 100 CR x³ रेज टू r, ठीक है। यहां पे तो अब आप r की वैल्यू क्या चाहोगे 256 लाने के लिए, 255 लाने के लिए, तो आप इसको 3 से डिवाइड कर लो। तो आप ये चाहते हो कि आपका 3r 255 हो, इसका मतलब है आपका r क्या हो जाएगा 85। मतलब कि अगर आप r को 85 कर दोगे तो आपको कोफिशिएंट मिल जाएगा x रेज टू 256 का, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x रेज टू 255। तो फाइनल कोफिशिएंट आपको क्या मिल जाएगा, -100C85, विच इज नथिंग बट माइनस, ये माइनस बाहर है ब्रैकेट के, 100C 100C क्या हो जाएगा, n - r लगा दो 15। तो सिंपल सा क्वेश्चन था।
तीन टर्म में आपने डिवाइड कर लिया, तीनों में देख लिया किस टर्म में आपको x रेज़ टू 256 मिल जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड में सिर्फ 3 के मल्टीपल थे, इसको छोड़ दिया, 256 3 का मल्टीपल नहीं है। यहाँ पे आपने क्या देखा कि x हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो आपको 255 चाहिए, तो 255 ऑब्वियसली 3 का मल्टीपल था, तो आपने यहाँ पे जनरल टर्म लिखा, r निकाला और कोफिशिएंट यहाँ पे आपको मिल गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका परमुटेशन से था, ये भी बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। एक 15 प्लेयर्स का एक ग्रुप है आपके पास जिसमें 6 बॉलर 7 बैट्समैन 2 विकेट कीपर है। आपको क्रिकेट टीम 11 प्लेयर की बनानी है। कंडीशन क्या दे रखा है, कम से कम 4 बॉलर लेना, 5 बैट्समैन लेना और 1 विकेट कीपर लेना है कम से कम इन ग्रुप्स में से। तो आप देखो तो अगर 4 5 और 1 ये मिनिमम आप लोगे तो 4 1 5 और 5 10 तो आपको लेने ही पड़ गए, लेकिन लेने आपको 11 है। तो आप क्या करोगे, किसी एक को एक बढ़ा दोगे, या तो बैट्समैन एक ज्यादा कर दोगे या तो बॉलर एक ज्यादा कर दोगे। तो आपके पास ऑप्शन क्या बच रहे हैं, तो देखो यहाँ पे आपके पास बैट्समैन आपको कितने लेने हैं, 5। तो एक बार आप 6 कर दो, बैट्समैन को 6 कर दो, बाकी को मिनिमम रहने दो 4 और 1। दूसरी बार आप बॉलर एक बढ़ा दो, ठीक है, और तीसरी बार आप क्या करो, विकेट कीपर एक बढ़ा दो। विकेट कीपिंग तो एक ही करेगा, लेकिन 2 तो हो ही सकते हैं ना बैटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे देखो आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 और 5, ठीक है, 4 और 5, ये आपका 5 हो जाएगा। समझ आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम, जितने आपके पास लॉट हैं उसमें से जब आप सिलेक्शन करोगे तो मिनिमम जो है आपको यहाँ पे 4 बॉलर 5 बैट्समैन और 1 विकेट कीपर तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, जो कंडीशन दे रखी है। लेने 11 है, तो ये जो मिनिमम है इनसे ही 10 हो जाते हैं। तो आपको हमेशा एक बढ़ाना पड़ेगा, या तो बैट्समैन एक बढ़ाओगे, या तो बॉलर, या तो विकेट कीपर। तो आपने 3 केसेस बना लिए, एक बार बैट्समैन एक ज्यादा कर दिया मिनिमम से, एक बार बॉलर और एक बार विकेट कीपर। अब ये जो 3 केस बने हैं, अब ये केस आप कितनी टाइप से बना सकते हो। तो आप देखो बैट्समैन टोटल कितने हैं आपके पास, बैट्समैन आपके पास 7 हैं, आपको चाहिए कितने, 6। तो आप 7C6 कर लो, इतने टाइप से 7 में से कोई 6 ले लिया। दूसरा बॉलर 4 चाहिए, और बॉलर है कितने, बॉलर आप देख लो 6 है तो 6C4, विकेट कीपर 2 है तो 2C1। ये आपने कर दिया सिलेक्शन कि इतने इतने चाहिए, तो कितने टाइप से कर सकते हैं, तीनों में कर लेते हैं, 7C5 6C5 2C1। चलो थर्ड कर लेते हैं, ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा 7C4 6C5 एंड 2C2। अब आप पूछोगे इन तीनों केस को करना क्या है, तो आपके पास 3 तरह से आप अपने सिलेक्शन को कर सकते हो। तो आप क्या करो, इन तीनों का प्लस कर दो, ठीक है, इन तीनों वैल्यूज को आप ऐड कर लो, तो आपको टोटल नंबर ऑफ वेज मिल जाएंगे। तो इसका आंसर आपको आ जाएगा 777। अब आप इसे ऐड कर लेना। थर्ड प्रॉब्लम आपको वेक्टर का प्रॉब्लम है, सिंपल सा प्रॉब्लम है ये भी। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आपको दिए हुए हैं। अब क्या बोल रहा है कि उनका जो सम है a प्लस बी प्लस सी, वो तीनों ही वेक्टर a b c से थीटा एंगल फॉर्म करता है। तो हमें यहाँ पे cos 36 cos स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू चाहिए। अल्टीमेटली आप cos थीटा निकालोगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो cos थीटा कैसे निकालोगे आप, तो याद करो, दो वेक्टर के बीच का एंगल जब निकालते हो आप तो डॉट प्रोडक्ट लेते हो, उसमें cos थीटा आता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि a डॉट a प्लस बी प्लस सी जो होगा वो होगा आपके पास मॉड ए प्लस बी प्लस सी cos थीटा, क्योंकि इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा गिवन है। अब आपको यहां से cos थीटा निकालना है, तो मॉड ए तो 1 हो जाएगा, ये तो यहाँ पे ये वैल्यू तो 1 हो गई। एक ये वैल्यू हमें निकालनी है जो अभी गिवन नहीं है, चलो निकाल लेते हैं इसे। और एलएचएस में आप एक्सपेंड कर दो, a डॉट ए 1 बिकॉज ए इज अ यूनिट वेक्टर, a डॉट बी 0
A डॉट सी जीरो, बिकॉज ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। तो बस आपको एक ये वैल्यू मिल जाए तो आपका काम हो जाएगा, cos थीटा आपको मिल जाएगा। चलो तो हम कैसे निकालेंगे ये वैल्यू, तो आप एक फॉर्मूला याद करो, a प्लस बी प्लस सी का जो मॉड होता है उसका स्क्वायर इक्वल होता है मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 a डॉट बी b डॉट सी c डॉट ए। अब ये तो सारे जीरो हो गए, परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो आपको क्या मिल जाएगा, मॉड ए प्लस बी प्लस सी 1 1 1, यहाँ पे आपको वैल्यू अगर मिल जाएगी तो ये आपको हो जाएगा √3, ये आपको मिल गया √3। तो आपका काम हो गया। अब यहाँ पे आप √3 लिखो, तो प्लस इनटू में आपको क्या मिल रहा है, √3 cos थीटा। चलो वेरी गुड, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा cos थीटा की वैल्यू 1/√3। इस इक्वेशन को सॉल्व करके cos थीटा निकाल लो, 1/√3। बस cos थीटा आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बिकॉज ये जो टर्म है इसे आप लिख सकते हो 36 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा -1 का होल स्क्वायर, बिकॉज cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और ये स्क्वायर लगा दो ऊपर। बस आप cos थीटा की वैल्यू यहां से यहां डालो और आपको आंसर मिल जाएगा। चलो आगे देखते हैं, पीएनसी का ये क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है कि आपको ये एग्जामिनेशन जो वर्ड है इसके सारे लेटर आपको दे दिए हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि अगर इन सारे लेटर्स को लेकर के आप अलग अलग वर्ड बनाना स्टार्ट करोगे तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपका लेटर एम है वो 4th प्लेस पे आएगा। तो आप क्या करो, पहले यहाँ पे टोटल वर्ड काउंट कर लेते हैं। चलो देखते हैं, 3 2 5 2 7 2 9 11, तो टोटल बनेंगे कितने पहले वो लिख लेते हैं। 11 फैक्टोरियल अपॉन, रिपीट अगर कर रहे होंगे तो जितने रिपीट कर रहे होंगे उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे 2 2 के 3 पेयर बन रहे हैं, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, मतलब कि टोटल आप इतने वर्ड बना सकते हो इन सबको यूज करके। अब क्वेश्चन ये है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि 4th प्लेस पे m होगा, तो m को 4th प्लेस पे आप फिक्स कर लो। जो 4th प्लेस है आपके पास उस पे आप m को फिक्स कर लो, तो इससे जितने बनेंगे वो सारे आपके फेवरेबल केस हो जाएंगे, ये टोटल नंबर ऑफ केसेस हो जाएंगे। इसको अगर आप 4th प्लेस पे फिक्स करोगे तो आप क्या करोगे, बाकी 10 को अरेंज करोगे 10 फैक्टोरियल। अब m को अगर 4th पे फिक्स करोगे तो बाकी में टोटल तो 10 हो गया, लेकिन उसमें भी तो कुछ लेटर रिपीट करेंगे, m तो खुद रिपीट कर नहीं रहा, तो यहाँ पे जितने रिपीट कर रहे थे वो फिर से करेंगे, तो 2 2 2 कर लो फिर से। तो सिंपली आपको क्या मिल जाएगा, ये 10 फैक्टोरियल बाय 11 फैक्टोरियल विच इज क्या हो जाएगा बताओ, 1/11। 11 फैक्टोरियल को ब्रेक कर लो 11 इंटू 10 फैक्टोरियल में, 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल काट लो। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम था ये भी। चलो अगला प्रॉब्लम देखते हैं। यहां पे आपको क्या कर रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक 3/3 का डिटर्मिनेंट बनाना है, इस तरीके से बनाना है। जब आई जे इक्वल हो तो आप वहां पे 1 कर दो। तो चलो डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। डिटर्मिनेंट आप बनाओगे तो यहाँ पे आई जे के तो डायगोनल पे इक्वल होते हैं, चलो इसको 1 कर दिया। अब क्या कह रहा है, आई और जे में जहां एक का डिफरेंस हो वहां पे आप -x पुट कर दो। तो ये तो A12 है, पोजीशन में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, आई जे में I1 J2, तो डिफरेंस 1 का है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या पुट करना है, -x। चलो बाकी जगह कहां पुट क्या पुट करना है, 2x+1, तो यहाँ पे तो 2x+1 ही आएगा। ये आपका कौन सा है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 का डिफरेंस है, यहां भी -1 पुट कर दो, ये आपका हो जाएगा 2x+1। ये आपका कौन सा है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, एक का डिफरेंस है, -x पुट कर दो, और यहां पे भी आप -x पुट कर दो, ये आपका हो गया a। अब क्या कर रहा है कि ये जो डिटर्मिनेंट है fx है आपका डिटर्मिनेंट, तो ये एक्चुअली में ये a जो है एक मैट्रिक्स है,
और एफ एक्स जो है ना वो इसका डिटर्मिनेंट है, तो आप डिटर्मिनेंट निकाल लो यहाँ पे, तो आपको डिटर्मिनेंट क्या मिल जाएगा, 1 माइनस एक्स 2x प्लस 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 2x प्लस 1 माइनस एक्स एंड 1। 3/3 का डिटर्मिनेंट है, इसे आप कर क्या करो, एक्सपेंड कर लो, इससे आपको एक फंक्शन मिल जाएगा एफ एक्स। चलो तो मैं आपको बता देता हूं शॉर्ट में कि ये फंक्शन क्या आएगा। बहुत सिंपल सा फंक्शन आपको मिलेगा, एफ एक्स आपको मिल जाएगा 4x³ माइनस 4x² माइनस 4x। अब क्या करना है आपको, इस फंक्शन के आपको लोकल मैक्स लोकल मिन पे जो वैल्यू है ना उसे ऐड करना है। लोकल मिन लोकल मैक्स कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव को जीरो करते हैं। तो चलो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। पहले एक काम करो, 4 कॉमन ले लो आप, फिर x² का डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा 3x², x³ का डेरिवेटिव, x² का 2x और x का मिल जाएगा 1। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, एफ डैश एक्स को जीरो करना है, तो पहले फैक्टर कर लेते हैं इसका। x इज इक्वल टू 1 मुझे लग रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आपका फैक्टर बन जाएगा x माइनस 1 एंड ये 3x² है, इसे ठीक कर लेते हैं। x³ का डेरिवेटिव ये 3x², x² का 2x और ये x का 1 हमें डेरिवेटिव मिल गया था। x इज इक्वल टू 1 पे ये जीरो हो रहा था, एक फैक्टर x माइनस 1, दूसरा आप कर लेना, ये मिल जाएगा 3x प्लस 1। तो आपको यहाँ पे x की दो वैल्यू मिल रही है 1 एंड माइनस 1/3। तो ऑब्वियस सी बात है, एक लोकल मीन होगा एक लोकल मैक्स होगा। आपको क्या करना है यहाँ पे f1 और f माइनस 1/3 का सम निकाल लेना, जहां पे हमारा fx हमें गिवन है। तो अब कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट करो और आपको यहाँ पे f1 प्लस f माइनस 1/3 की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इसका आप आंसर कर लेना, इसका आपको डी ऑप्शन करेक्ट है। चलो ये प्रॉब्लम अच्छा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन की इसमें प्रॉपर्टी आपको लगानी है। तो e रेस टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का इंटीग्रेशन करना है आपको 0 टू a, जहां a कोई भी रियल नंबर हो सकता है, सच दैट कि आंसर मिलना चाहिए 10e माइनस 9। एक काम करते हैं, इसे पीरियडिक फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख देते हैं। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के इक्वल होता है। अब ये जो पीरियडिक फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है वो अगर n पीरियड्स में होता है तो हम n टाइम्स कर देते हैं सिंगल पीरियड। पीरियड फ्रैक्शनल पार्ट का होता है 1। तो एक काम करते हैं कि ये जो a है ना, इसे हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, ग्रेटेस्ट a प्लस फ्रैक्शन ऑफ a। ठीक है, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि जब इसको दो पार्ट में अभी मैं ब्रेक करूंगा तो ये 1 का मल्टीपल बन जाएगा, जब ये इंटीजर होगा तो जितने साइकिल होंगे उतना टाइम्स वैल्यू हो जाएगी। अब इसे आप दो पार्ट में ब्रेक करो, 0 टू ग्रेटेस्ट a e रेज टू फ्रैक्शन x dx प्लस ग्रेटेस्ट a टू ग्रेटेस्ट इंटीजर a ऑफ a प्लस फ्रैक्शनल a e रेज टू फ्रैक्शनल x dx। फ्रैक्शनल x की पीरियड 1 होती है तो इसकी भी पीरियड 1 होगी ई फ्रैक्शनल x की। यहाँ पे आपको मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर 8 साइकिल हो गए हैं, इंटू 1 कर लो, इतने टाइम्स आपको साइकिल मिल रहा है, तो आप क्या करो इसे लिख लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर a 0 टू 1 e रेज टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब ट्रिक ये है कि 0 टू 1 में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसके इक्वल होता है, हम जानते हैं x के इक्वल होता है, तो यहाँ पे फ्रैक्शनल x को आप x लिख दो। चलो अब देखते हैं यहाँ पे ग्रेटेस्ट a टू ग्रेटेस्ट a प्लस फ्रैक्शनल a, इसको हम क्या कर सकते हैं। तो आप याद करो कि अगर किसी साइकिल से वो साइकिल प्लस सम कांस्टेंट तक आप जाते हो अगर पीरियडिक फंक्शन में, तो आप सिंपली इसको लिख सकते हो 0 टू फ्रैक्शनल a एक्चुअली, क्योंकि ये जो दो टर्म है ना
इसके पीरियड का मल्टीपल है। जब भी ऐसा होता है कि अगर मान लो कि फंक्शन आपका पीरियडिक है, पीरियड t है, और ये nt प्लस a एफ एक्स डी एक्स आप करते हो, तो ये इक्वल हो जाता है सिंपली 0 टू a एफ एक्स डी एक्स के। वही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये चूंकि पीरियड का मल्टीपल है फ्रैक्शनल a, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर a, तो मैंने ट्वाइस 0 टू फ्रैक्शनल a कर दिया। फायदा ये हुआ कि फ्रैक्शनल a जो होता है वो हमेशा 1 से छोटा होता है, तो 1 से अगर छोटा होगा तो 0 से लेकर के जो भी वैल्यू हम जा रहे हैं उसमें हम लिख सकते हैं फ्रैक्शनल x को x। तो आप बस इसकी वैल्यू अब निकाल लो और इक्वेट कर दो इसको 10e माइनस 9 से। तो आप लिख लो यहाँ पे फ्रैक्शनल a इंटू ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स हो जाएगा 0 टू 1, तो e रेस टू 1 माइनस ई रेस टू 0, e माइनस 1 सिंपली हो जाएगी। यहाँ पे भी आप कर लो ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स कर लो, तो e रेस टू फ्रैक्शनल a माइनस क्या हो जाएगा e रेस टू 0 मतलब कि 1। इसे आपको इक्वेट करना है 10e माइनस 9 से। अब यहाँ पे आपके पास एक सिंपल तरीका ये है कि आप कोफिशिएंट को कंपेयर कर लो। तो यहाँ पे आप देखो अगर कि जो e का कोफिशिएंट है वो आपको 10 चाहिए, मतलब कि आपको ग्रेटेस्ट a जो है ना इसको 10 कर लो, क्योंकि आपको a की वैल्यू चाहिए, तो ग्रेटेस्ट a प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ a के इक्वल होगी वो। आप इसको 10 करोगे अगर, तो ये आपको क्या मिल जाएगा 10e माइनस 10 प्लस e फ्रैक्शनल a माइनस 1 इज इक्वल टू 10e माइनस 9। कुछ नहीं, अब आप यहाँ पे 10e को कैंसिल आउट करो और आप यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ a की वैल्यू जो है इजीली फाइंड कर सकते हो। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ a, e फ्रैक्शनल पार्ट a आपको मिल जाएगा 11 माइनस 9 मतलब कि 2, तो आपके पास फ्रैक्शनल a आ जाएगा ln2। तो आपको a मिल चुका है यहाँ पे। अब आपने निकाल लिया फ्रैक्शनल a, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर a प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ a। सी ऑप्शन आपको यहाँ पे करेक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पीरियडिक फंक्शन की सिंपल सी प्रॉपर्टी हमने यूज करी है। चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। बहुत कॉमन सा प्रॉब्लम है, बाइनोमियल में स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन जरूर रहते हैं जहाँ बताना होता है कि कितने टर्म्स ऐसे हैं जो यहाँ पे इंटीजर पूछ रहा है वो, या तो रैशनल पूछ देते हैं। तो आप एक काम करो, पहले तो ये 2 स्क्वायर कर दो इसको, ताकि ये 2:1/2 हो जाए। प्राइम नंबर लिख लो आप। अब ये 5 1/6 रहने दो, रेस टू 120। अब एक काम करते हैं, इसका TR+1 जनरल टर्म लिख देते हैं 120 CR 2 रेस टू हाफ रेस टू 120 माइनस R इंटू 5 1/6 रेस टू R, जहां R आपको वेरी करेगा 0 टू 120। अब बस आपको ये देखना है कि R की किन वैल्यूज के लिए, R तो इंटीजर होता है, ये आपको इंटीजर टर्म मिलने वाला है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इस 6 को काटना होगा। तो 6 किससे कटेगा, 6 के मल्टीपल से, 0 6 12 अप टू 120, इनमें से कुछ भी ले लो ताकि ये वाला 6 आपका कैंसिल आउट हो जाए, ताकि ये आपको इंटीजर मिल जाए। यहाँ पे आ जाओ अब आप, ये जो आपका टर्म है ये आपको हो जाएगा 60 माइनस R/2। इन दोनों को आप कंबाइन कर लो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये है आपका 60 माइनस R/2। अब यहाँ पे भी आप इंटीजर चाहोगे, 2 रेस टू पावर इंटीजर हो तभी आपको इंटीजर वैल्यू मिलेगी। तो R/2 इंटीजर कब होगी, जब R इवन होगा। तो आपको इवन भी रखना है और ये वैल्यूज भी चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है ये सारी वैल्यूज ऑलरेडी इवन है, इन पे ही आपका ये वाला काम भी बन जाएगा। तो आपको कितने वैल्यूज हैं यहाँ पे, टोटल वैल्यूज आपको मिल जाएंगे 21। AP से आप टोटल नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लो, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 21। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी कोनिक सेक्शन पैराबोला से है। ये भी बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। एक पैराबोला आपको गिवन है y² इज इक्वल टू
2x। इस पे एक पॉइंट लेना है आपको a2, 2। ठीक, तो इस पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर लो। टेंजेंट जो है एक्सिस को t पे कट कर जाता है, ठीक है। और ए पॉइंट पे आप एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर लो, मतलब कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन, और ये कट कर जाता है पैराबोला को पी पॉइंट पे। तो आपको क्या करना है, ये जो ट्राइंगल फॉर्म होगी, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ट्राइंगल ए टी एंड पी। टी आपके एक्सिस का पॉइंट है, ए पॉइंट आपको गिवन है, पैराबोला की इक्वेशन आपको गिवन है, तो सब कुछ तो ऑलमोस्ट आपको गिवन ही है। y² इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ पे आप दो चीजें अगर आपको याद होती है सिंपल से फॉर्मूले, तो आपका काम हो जाता है। पहले तो आप कंपेयर करके ए निकाल लो, ए आपका हाफ है। अब ये जो पॉइंट है इसको आप मान लो ए ऑफ टी, पैरामीट्रिक फॉर्म में कर लो। AT², 2AT से आपको t मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको t क्या मिल जाएगा, तो y कोऑर्डिनेट होता है 2AT, y कोऑर्डिनेट है आपका यहाँ पे 2, a आपका हाफ है तो आपको t मिल जाएगा 2। इस पॉइंट का पैरामीटर आपको मिल गया 2, a पॉइंट का पैरामीटर इज t विच इज 2। अब p पॉइंट को आप मान लो इसका पैरामीटर है t1। तो आप याद करो कि किसी पॉइंट पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करने पे पैराबोला को फिर से अगर कट करता है तो उसका जो पेरीमीटर t1 होता है वो -2/t होता है। तो बस आपको t1 मिल जाएगा, -2, -1, -3। तो कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा at1², 2at1 से। ए आप जानते हो, t1 की वैल्यू पुट करो, तो ये पॉइंट आपको मिल गया, ये गिवन था आपको। अब एक तीसरा पॉइंट आपको निकालना है, टी पॉइंट। कौन सा पॉइंट है ये, जहां टेंजेंट एक्सिस को कट करता है। चलो फिर टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं, ty इज इक्वल टू एक्स प्लस at² जो होती है, ये होती है टेंजेंट की इक्वेशन। टी हमारा क्या था, पुट कर दो आप, टी हमारा 2 है जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, तो 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस हाफ t², ए की वैल्यू हाफ है और t की वैल्यू हमारी 2 है, तो चलो वो भी पुट कर देते हैं यहाँ भी, 4। ठीक है, t² हो जाएगा 4। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये लाइन मिल गया है, एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, y को 0 कर दो, तो y को कर दिया 0, तो x क्या मिल जाएगा, -2। चलो ये पॉइंट भी आ गया, -2, 0। तो आपको सारे ही पॉइंट मिल गए। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, 3 पॉइंट से जो आप ट्राइंगल का एरिया निकालते हो, फॉर्मूला अप्लाई करो, आपको एरिया यहाँ पे मिल जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट है, 25/2। 3 पॉइंट से एरिया जैसे निकालते हैं वैसे आप निकाल दो। चलो कॉम्प्लेक्स नंबर का ये अच्छा प्रॉब्लम है तो ये भी बहुत ही सिंपल। स्टार्ट करते हैं, हम जेड ओमेगा को लिखते हैं। ठीक है, क्या क्या दिया है कि जेड ओमेगा का जो मॉड है उसका प्रोडक्ट 1 है, मॉड जेड मॉड ओमेगा इज 1। मतलब क्या है ना कि जो मॉड होंगे वो रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर होंगे, और आर्गुमेंट में जो डिफरेंस है वो 3π/2 का है। तो चलो एक काम करता हूं, मैं मान लेता हूं कि ओमेगा जो है मेरा वो r/e/θ है। ठीक है, तो जब मैं z निकालूंगा तो मैं यहाँ पे 1/r कर दूंगा, क्योंकि मॉड का प्रोडक्ट 1 है तो रेसिप्रोकल होंगे। और आर्गुमेंट जब मैं लूंगा तो ओमेगा के आर्गुमेंट में 3π/2 ऐड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा e⁻θ प्लस 3π/2। ठीक है, अब इसे आप ऐसे कर लो, z को लिख लो फिर से 1/r e⁻θ e⁻π/2 दो पार्ट में कर लिया। अब हम जानते हैं कि ये माइनस आयोटा होता है, तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं। चलो ऑलमोस्ट हम आंसर तक आ चुके हैं। हमें चाहिए z कॉन्जुगेट ओमेगा, जो हम यहाँ पे भी पुट करेंगे, z कॉन्जुगेट ओमेगा, और z कॉन्जुगेट ओमेगा यहाँ भी पुट कर देंगे, आंसर हमें मिल जाएगा। तो अब आप z कॉन्जुगेट ओमेगा निकाल लो, तो z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, जब आप कॉन्जुगेट लोगे तो ये आपका 1/r का 1/r ही रहेगा, माइनस आयोटा का बन जाएगा प्लस आयोटा, और e⁻θ का बन जाएगा e⁻θ। कॉन्जुगेट जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, तो 1/r तो रियल है तो 1/r रह जाएगा, माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट प्लस आयोटा, और e⁻θ का e⁻θ।
चलो फिर हम निकालते हैं ओमेगा जेड कॉन्जुगेट। मल्टीप्लाई करोगे आर से आर कट जाएगा, ई आयोटा थीटा, ई माइनस आयोटा थीटा कट जाएगा, तो सिंपली आपको मिलेगा आयोटा। मतलब ये आपको आयोटा मिलने वाला है, तो आपको चाहिए अब आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस 3 आयोटा। कितना सिंपल प्रॉब्लम था, बस आपको यहाँ पे z कॉन्जुगेट ओमेगा की वैल्यू चाहिए थी, जो आपको गिवन रिलेशन से बहुत ही इजीली मिल गया है। अब इसे आप इजीली सॉल्व कर लेना, आपको 3π/4 आंसर आपका -3π/4 आपको मिल जाएगा। चलो ये प्रॉब्लम देखते हैं। fx इज इक्वल टू 3x माइनस 2 गिवन है और GOF का इनवर्स जो है वो x माइनस 2 है। आपको gx फंक्शन कौन सा है ये चाहिए। तो आप याद करो GOF इनवर्स जो होता है वो f इनवर्स ऑफ g इनवर्स x होता है। ये आपको x माइनस 2 गिवन है, ठीक है। आपको चाहिए gx, तो पहले एक काम करते हैं, हम f इनवर्स x निकालते हैं कि वो क्या है, उससे हमें यहाँ पे f इनवर्स g इनवर्स x की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे कर लो f इनवर्स x। कैसे करते हैं इनवर्स, y और x को एक्सचेंज कर दो। y अगर 3x माइनस 2 है तो आप x को और y को इंटरचेंज कर दो, तो x इज इक्वल टू लिख लो 3y माइनस 2, वहां से आप y निकालोगे x प्लस 2/3, तो आपको मिल जाएगा f इनवर्स x प्लस 2/3। बहुत सिंपल है, क्या करना है आपको, ये आपको है y इक्वल टू 3x माइनस 2। आप क्या करो, अगर आपको इनवर्स चाहिए तो y की जगह x की जगह y कर दो, तो आप लिख लो x इज इक्वल टू 3y माइनस 2 और यहां से आप y निकाल लो x प्लस 2/3। ठीक, ये आपको मिल गया fx का इनवर्स। तो fx का इनवर्स हम जानते हैं, तो f इनवर्स ऑफ g इनवर्स x निकालना है, तो सिंपली क्या करो, x की जगह रिप्लेस कर दो g इनवर्स x। तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे g इनवर्स x प्लस 2/3 लिख सकते हो। x को रिप्लेस कर दिया, g इनवर्स x से यहाँ पे, तो g इनवर्स x प्लस 2/3 किसके इक्वल है, x माइनस 2 के। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा g इनवर्स x, क्या मिल जाएगा 3x माइनस 6 माइनस 2 3x माइनस 8। फिर से अब रिवर्स कोई कर लो आप, अब आपको gx चाहिए तो फिर से yx को इंटरचेंज कर लो, तो आपको जैसे वहां पे करा था y और x किया था रिप्लेस, तो आपको gx मिल जाएगा, x यहाँ पे आएगा तो x प्लस 8/3, 3x माइनस 6 माइनस 2 8, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा gx। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था। एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना था कि GOF इनवर्स किसके इक्वल होता है, तो यहाँ आप रिवर्स करते हो, पहले f इनवर्स बाद में g इनवर्स लिखते हो, बस इतना आपको याद रखना था, बाकी इनवर्स निकालना तो सबको आता ही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये भी आपको बाइनोमियल का है, जिसमें मल्टीनोमियल थ्योरम आपको यूज करना है। दो से ज्यादा जब होते हैं बाइनोमियल के एक्सपेंशन में, तो हम बोलते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम। आपको बताना है कि ये जो टर्म होगा कोई एक एक्सपेंड करने के बाद a3 b4 c5, इसका कोफिशिएंट क्या होगा। तो चलो मैं इसका एक जनरल टर्म लिख देता हूँ, तो जनरल टर्म मान लेता हूँ कि वो BC पे जो है ना, उसमें मान लेता हूँ मैं पावर x होगी, CA पे पावर y होगी और AB पे पावर z होगी, जनरल टर्म, ठीक है। तो जो भी पावर होती है उसका सम n के इक्वल होता है, तो यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड जो है आपका वो 6 है। और क्या कोफिशिएंट क्या होता है, तो वो होता है जितना n है वो ले लो, 6 है n तो 6 फैक्टोरियल, और जो जो टर्म्स पे जितनी जितनी पावर्स है उनका फैक्टोरियल ले लो, x फैक्टोरियल, y फैक्टोरियल, z फैक्टोरियल। ये आपका एक जनरल टर्म है जहाँ पे आपको x प्लस वाई प्लस जेड जो पावर का सम है वो आपको n के इक्वल होता है, मतलब 6 है। अब जितनी कॉम्बिनेशन आप बना पाओगे नेचुरल नंबर्स को लेकर के, होल नंबर्स को लेकर के, ऑब्वियसली 0 0 6 1 2 3 इस टाइप से अलग अलग टर्म्स आपको मिलने लगेंगे, ये सारे टर्म्स आपको आएंगे। हम क्या चाहते हैं कि जब ये कंबाइन हो तो a पे 3 पावर हो, b पे 4 और c पे 5। तो जब आप कंबाइन करोगे तो देखो क्या होगा कि a आपका दो जगह पे है, सेकंड और थर्ड टर्म में,
सेकंड में पावर y है, थर्ड में पावर z है, तो कंबाइन होके बन जाएगा y प्लस z। आप चाहते क्या हो, a पे पावर 3, एक कंडीशन आपकी ये हो गई। फिर आप y की बात कर b की बात कर लो। b आपका फर्स्ट और थर्ड टर्म में है x प्लस z, क्या चाहते हो आप, 4। थर्ड आप देख लो c कौन से दो टर्म में है, फर्स्ट सेकंड, x प्लस y, क्या चाहते हो आप, ये आपको हो जाए 5, क्योंकि ये तीन जब होंगे ना तभी आपको यहाँ पे a3 b4 c5 मिलेगा। अब आपको यहाँ से x y z अगर मिल जाएगा तो आपके पास ये रहा कोफिशिएंट। तो आप एक काम करो, x प्लस वाई प्लस जेड आप चीज ऑलरेडी जानते हो, तो y प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, क्या है 3, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x3। अब आप क्या जानते हो, x प्लस जेड 4 है, x प्लस जेड 4 है तो y2 होगा। और क्या जानते हो, x प्लस वाई 5 है तो z1 होगा। मिल गया x y z, आ गया कोफिशिएंट आपको, ये आपका कोफिशिएंट है 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। अब इसकी वैल्यू आप निकाल लो। ये प्रॉब्लम भी आपको कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम है और आपको एंड पॉइंट पे कंटिन्यूटी करनी है, क्योंकि क्या बोल रहा है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन आर, हर वैल्यू पे है, तो आप बस टर्निंग पॉइंट पे चेक कर लो, आपका काम बन जाएगा। एक काम करता हूं, मैं ऑर्डर में लिखता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 0 के लिए थर्ड वाला जो गिवन है वो क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद 0 से 1 में क्या बोल रहा है, ए प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स। तो अगर x 0 से 1 है तो माइनस एक्स मेरा -1 टू 0 होगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा -1। तो सिंपली मैं लिख देता हूँ a -1। लास्ट है आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये आपको गिवन है 2x माइनस b। अब देख लो, ये पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूअस होगा, कांस्टेंट है, कंटिन्यूअस है, लीनियर है, कंटिन्यूअस है। तो बस आप एंड पॉइंट चेक कर लो, f0 माइनस ले लो आप और f0 ले लो, दोनों क्या मिलेगा, -1। इक्वेलिटी यहाँ पे 0 पे है, 0 पुट करोगे तो -1, यहाँ 0 पुट करोगे तो a -1। एक कंडीशन आप ये लगा लो, फिर 1 पे कंटिन्यूटी कर लो, कांस्टेंट है तो फिर से a -1, यहाँ पे 1 पुट कर दो तो 2 b। तो यहाँ से तो सिंपली a प्लस बी आपको 3 यहीं से मिल जा रहा है। अलग अलग चाहिए होता तो आप यहाँ से a निकाल लो तो आपको b भी मिल जाएगा। आपको वैल्यू चाहिए a प्लस बी की, जो कि आपको मिल गई है 3। ओके बच्चों, कुछ प्रॉब्लम्स हम आपके लिए अभी नहीं हमें मिल पाया है, जितने भी प्रॉब्लम्स हम आपके लिए शॉर्ट नोटिस में कर पाए उसका सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है। होपफुली आपको सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। आप हमें कमेंट करके बताओ कि आपको हमारा सॉल्यूशन कैसा लगा। ओके बच्चों, सी यू नेक्स्ट टाइम।